हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम बार में। आज 7 मई है और 7 मई के करंट अफेयर में हमको किन किन टॉपिक पे के बारे में डिटेल में जानना है, उसको देखने से पहले मैं बता देता हूं कि आखिर ये चीज मैं क्यों बताता हूं। ये मैं इसलिए बताता हूं कि आने वाले जो 15 से 20 मिनट होंगे, जितनी भी देर का ये वीडियो बनेगा, वो आपके एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा वो आपको शुरुआत में ही पता चल जाए। इसीलिए मैं जो भी टॉपिक रहता है उसको मैं कनेक्ट करके बता भी देता हूं कि ये हिस्ट्री से रिलेट करेगा, ये ज्योग्राफी से रिलेट करेगा और ये साइंस एंड टेक से रिलेट करेगा, ये पॉलिटी से रिलेट करेगा। तो इसलिए ये जो आज के टॉपिक है वो किन जो है स्टैटिकल पोर्शन से वहां से क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं, उसको भी हम लोग यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं करंट अफेयर में ही। तो आज के जो टॉपिक है उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे यूनिसेफ के बारे में। यूनिसेफ न्यूज में क्यों बना हुआ था और यहाँ से रिलेटेड कौन कौन से फैक्ट हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे MQ-9B प्रीडेटर के बारे में कि ये क्या है, ये न्यूज में क्यों बना हुआ था। सेम उसी प्रकार से मंकी पॉक्स भी न्यूज में बना था, तो इसके बारे में बात करेंगे। उसी प्रकार से बैटलिस्ट चंद्रायनी ये न्यूज में क्यों था, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और ये तीनों जो हमारे टॉपिक हैं ये एग्जामिनेशन हॉल में आपका साइंस एंड टेक का पोर्शन कवर करने वाला है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा हमारा आखिरी, वो रहेगा घाना। घाना जो है एक अफ्रीकी महाद्वीपीय देश है। अब ये न्यूज में क्यों बना हुआ था, इसको हमने कैसे रिलेट किया, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। साथ ही मैपिंग के बारे में हम लोग यहाँ पे रिवीजन कर लेंगे घाना का मैपिंग से। अब मैपिंग से याद आया कि आज के करंट अफेयर के जो ये हमारा पीपीटी है, जिसका PDF आपको टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगा रात में, उसमें हम किन किन देशों का मैपिंग करेंगे, कैसे हम कनेक्ट कर रहे हैं, उसके बारे में बता दें। तो एक तो घाना ही है जिसको हमने हेडिंग में यहां पे मेंशन कर दिया है। दूसरा हमारा है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है। इसके बारे में हम जानेंगे कि ये आखिर ये कौन सा ऐसा न्यूज था जिससे ये रिलेट करके इसकी हम मैपिंग कर रहे हैं। सेम उसी प्रकार से हंगरी की मैपिंग करेंगे जो कि एक यूरोपीय कंट्री है। उसी प्रकार से हम जॉर्डन को देखेंगे, जॉर्डन भी न्यूज में कैसे बनाया इसकी हम मैपिंग करने वाले हैं। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो यहां से वर्ल्ड ज्योग्राफी के कई क्वेश्चन आपके जनरेट हो जाएंगे और यही एक तरीका होता है। अभी एग्जाम की कोई डेट नहीं आई है, इसी तरीके से आप लोग पढ़ लीजिए और आप देखेंगे कि एग्जाम हॉल जो रहेगा वहां पे जो क्वेश्चन आ रहे होंगे वो इन्हीं सबसे जनरेट होके अगर आते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा। और एग्जामिनेशन हॉल में कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। अगर हल्का सा भी आपका कॉन्फिडेंस लूज होता है तो आते हुए प्रश्न भी आपके गलत हो जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने वन लाइनर करंट अफेयर से। पहला पॉइंट है, बेंगलुरु स्थित रक्षा और एरोस्पेस प्रौद्योगिकी फर्म फ्लाइंग वेंज डिफेंस ने हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान जिसका नाम है FWD-200B का अनावरण किया। तो बम वर्षक मानव रहित विमान का नाम क्या है? FWD-200B। ये आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि ये भारत का पहला स्वदेशी है, इसलिए ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे हम। कमांडर हामेज आई मेहता के नेतृत्व में 3 सदस्यीय जॉर्डन सशस्त्र बल प्रशिक्षण प्रतिनिधि मंडल ने दक्षिणी नौसेना कमान कोच्चि और भारतीय नौसेना अकादमी एझीमाला का दौरा किया। देखिए सिंपल सी न्यूज है, लेकिन अब ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि ये पहली यात्रा है और इस पहली यात्रा का उद्देश्य सैन्य प्रशिक्षण आदान प्रदान करना है। तो जॉर्डन का जो जॉर्डन सशस्त्र बल है ये उसकी पहली यात्रा है। मैं कई बार बता चुका हूं, जहां कहीं पे भी पहला, पहली, प्रथम ऐसे टर्म आते हैं तो वो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो क्यों ना लगे हाथ, हम जॉर्डन की मैपिंग कर लेते हैं। अब हम चलिए जॉर्डन की मतलब कि जॉर्डन देश के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो जान लीजिए कि जॉर्डन की जो राजधानी है वो अम्मान है। कई बार आप एग्जाम में देखे होंगे क्योंकि इजराइल से सटे हुए देशों के बारे में पूछता है और जो है जॉर्डन भी इजराइल से सीमा साझा करता है। इसके पश्चिम में इजराइल है, इसलिए ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसके नॉर्थ में आप देखेंगे कि तो सीरिया आएगा। इसके आप साउथ और ईस्ट में देखेंगे तो सऊदी अरब जो है ये कवर कर रहा है। वहीं आप देखेंगे डेड सी जो है वो इजराइल और जॉर्डन के बीच जो है सीमा बना रही है। तो इतने ये पॉइंट जो है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। जबल अडी दमी, ये जो है एड दमी, ये जॉर्डन का सबसे ऊंचा पर्वत है, ये भी आपको ध्यान रखना है, जिसकी ऊंचाई 1854 मीटर है। और
इस देश की सबसे लंबी नदी जॉर्डन नदी है जो 251 किलोमीटर लंबी है, जबकि यहाँ की सबसे बड़ी झील जो है वो सी ऑफ गैलिली है। सी ऑफ गैलिली जो है ये जॉर्डन की सबसे बड़ी झील है, और सी ऑफ गैलिली जो है ये जो है इजराइल से भी सीमा साझा करती है, इसको आप बिल्कुल ना भूलिएगा। वहीं साथ ही ये भी आप ध्यान रखें गोलन हाइट के बारे में भी हमने चर्चा किया था बहुत पहले, जो कि आपका इजराइल, लेबनान और सीरिया से सीमा साझा करता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। चेन्नई स्थित सेमीकंडक्टर कंपनी माइंडग्रोव ने भारत की पहली व्यावसायिक एमसीयू चिप लॉन्च किया है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। महाराष्ट्र वन विभाग चंद्रपुर ने ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व से कुछ बाघों को सह्याद्री टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित करने की तैयारी कर रहा है। तो देखिए सिंपल सा है, लेकिन मैं कई बार हमेशा बताते आया हूं कि अगर कोई भी टाइगर रिजर्व या फिर कोई भी अभ्यारण्य, नेशनल पार्क, अगर ये सब न्यूज में आ रहे हैं तो उसको आप नोट करते चलिएगा, वहीं से लिस्ट 1 लिस्ट 2 करके सूची वाले जो प्रश्न आते हैं आपके जो है नेशनल पार्क मिलाने के लिए, हाथी रिजर्व मिलाने के लिए, टाइगर रिजर्व मिलाने के लिए, तो ये सब वहीं से जनरेट होते हैं। तो ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व का संबंध कहां से है? महाराष्ट्र से है, ये आप ध्यान रखे रहिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, चीन ने चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से नमूने इकट्ठा करने के लिए चांग-ई 6 लॉन्च किया है। इससे पहले केवल 2 देश, एक तो अमेरिका, दूसरा यूएसएसआर ने चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से नमूने एकत्र किए थे, यह भी आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। लक्ष्य एयरक्राफ्ट को विकसित करने वाली बेंगलुरु स्थित डीआरडीओ प्रयोगशाला एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट का केंद्रीय जांच ब्यूरो ने दौरा किया है। अब सीबीआई जो है डीआरडीओ की एक प्रयोगशाला गई है, तो ये सिंपल सी न्यूज थी, लेकिन यहां से इंपॉर्टेंट ये चीज निकालनी है कि जो लक्ष्य एयरक्राफ्ट है, ठीक है, लक्ष्य एयरक्राफ्ट ये स्वदेशी रूप से विकसित माइक्रोलाइट और पायलट रहित लक्ष्य विमान है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। एग्जाम में आपको 4 ऑप्शन देके ये पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा जो है पायलट रहित जो है विमान है, तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो लक्ष्य एयरक्राफ्ट जो है पायलट रहित जो है विमान है, इसको आप ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की। होता क्या है कि एक जो हमारा संसद का जो न्यूज चैनल वो है क्या बोलते हैं यूट्यूब चैनल है, वहां पे राज्यसभा के उपसभापति अपना एक स्टेटमेंट दे रहे होते हैं, एक वीडियो चल रहा होता है, कल के डेट की बात हो रही होती है। तो चूंकि चुनावी ये वर्ष है, तो वहां पे कुछ न कुछ जो है लुभावनी बातें करनी होती हैं, तो वहां पे उन्होंने जो है बुडापेस्ट के कृष्णा वैली का जिक्र किया था। देखिए सिंपल सा है, अब चूंकि मैं संसद जो है राज्यसभा का चैनल भी देखता हूं, वहां से भी करंट अफेयर बहुत अच्छे अच्छे निकलते हैं, बहुत अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट वहां से हम लोग जो है अपने करंट अफेयर में ऐड करते हैं। तो कृष्णा वैली का जिक्र किया, जहां पे 1993 से वैदिक विलेज के रूप में बसाया गया है, जो कि बुडापेस्ट में है। बुडापेस्ट क्या है? बुडापेस्ट जो है हंगरी, जो कि यूरोपीय देश है, उसकी राजधानी है। तो बता दें कि कृष्णा घाटी या फिर जिसे हम न्यू व्रजधाम के नाम से जानते हैं, 660 एकड़ क्षेत्रफल के साथ यूरोप का सबसे बड़ा पर्यावरण अनुकूल फॉर्म है, और इसका निर्माण स्कान हंगरी द्वारा किया गया है। अब जब बात यहां पे हंगरी की हो रही थी, तो हंगरी के बारे में बता दें कि एक तो आप ये जान लीजिए कि इसकी राजधानी क्या है, बुडापेस्ट। और बुडापेस्ट किस नदी के किनारे है? ये डेन्यूब रिवर के किनारे स्थित है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नदियों के किनारे स्थित शहरों से भी क्वेश्चन आपने एग्जाम में देखे होंगे। साथ ही अब यहां से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये ध्यान रखना है कि माउंट केकेस कहां पे है? ये जो है आपका हंगरी में स्थित है, ये भी आप ध्यान रखें। अब हम बात कर लेते हैं डेन्यूब नदी की। क्यों? क्योंकि बुडापेस्ट जो है डेन्यूब नदी के किनारे बसता है, और डेन्यूब नदी हमारे एग्जाम के लिए किस प्रकार इंपॉर्टेंट है, ये आप भली भांति परिचित होंगे, क्योंकि कई बार एग्जाम में जो है क्वेश्चन इससे बना है। डेन्यूब नदी वोल्गा नदी के बाद यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम पश्चिमी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से होता है, जो लगभग 2850 किलोमीटर तक प्रवाह के बाद ब्लैक सागर में जाके काला सागर में मिल जाती है। डेन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से 2 धाराओं से रूप में निकलती है। जैसे ये ब्लैक फॉरेस्ट है, तो यहां से ये 2 धाराओं के रूप में जो है निकलती है। पहली धारा ब्लैक फॉरेस्ट के मार्टी स्कापेल से ब्रेग नदी के रूप में निकलती है, और दूसरी धारा सेंट जॉर्जन से
ब्रिगाच के रूप में निकलती है, ये आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। और अंत में दोनों धाराएं दोनों शिंगेन में मिलकर डेन्यूब नदी बनाती हैं। डेन्यूब नदी कई महत्वपूर्ण यूरोपीय शहरों से सीधे जो है बहती हैं, जिनमें 4 राष्ट्रीय राजधानियां भी शामिल हैं। अब ये राजधानियां कौन कौन सी हैं, कई बार एग्जाम में आया है। वियना, ब्रातिस्लावा, बुडापेस्ट, बेलग्रेड। वीना जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ब्रातिस्लावा स्लोवाकिया की राजधानी है, बुडापेस्ट हंगरी की, और जो है बेलग्रेड सर्बिया की राजधानी है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब मैप में देख लेते हैं डेन्यूब के बारे में। यहां से आपका ब्लैक फॉरेस्ट है, यहां से डेन्यूब नदी निकलती है, और 4 राजधानियां, वियना जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ब्रातिस्लावा जो कि स्लोवेकिया की राजधानी है, बुडापेस्ट जो कि हंगरी की राजधानी है, उसके बाद बेलग्रेड, ठीक है, जो कि सर्बिया की राजधानी है। ये 4 राजधानियों से होते हुए ये जो है ब्लैक सी में जाके मिल जाती है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की डिटेल में यूनिसेफ के बारे में कि यूनिसेफ हमारे एग्जाम के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये न्यूज में बना हुआ था। तो न्यूज क्या है, न्यूज यह है कि यूनिसेफ इंडिया ने भारतीय सिनेमा की लोकप्रिय कलाकार करीना कपूर खान को नेशनल एम्बेसडर बनाने की घोषणा किया है। तो ये न्यूज है। तो एक तो आप वन लाइनर के तौर पे ये भी ध्यान रखेंगे कि यूनिसेफ इंडिया ने किस कलाकार को जो है नेशनल एम्बेसडर बनाया है, तो उनका नाम है करीना कपूर खान। अब जब बात यहाँ पे यूनिसेफ की आ रही है, तो इसके बारे में हम डिटेल में जानने से पहले कुछ फैक्ट देख लेते हैं जो कि न्यूज से रिलेटेड है। करीना कपूर यूनिसेफ के साथ मिलकर हर बच्चे की शिक्षा, स्वास्थ्य, उनके शुरुआती बचपन के विकास और लैंगिक समानता के अधिकारों को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगी। यूनिसेफ इंडिया भारत के साथ अपनी साझेदारी के 75वें वर्ष में है, इसीलिए यूनिसेफ हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसी कार्यक्रम में यूनिसेफ इंडिया ने अपने पहले 4 यंग एडवोकेट्स की नियुक्ति भी की। ये सभी क्लाइमेट चेंज, मानसिक स्वास्थ्य, नवाचारों जैसे मुद्दे को अपने स्तर पर उठाते रहे हैं और इनके बारे में गहरी समझ रखते हैं। अब ये 4 यंग एडवोकेट्स कौन कौन से हैं, ये देख लेते हैं। एक तो मध्य प्रदेश की गौरांशी शर्मा है। गौरांशी शर्मा खेलने के अधिकार और विकलांगता समावेशन की वकालत करती हैं। उत्तर प्रदेश के कार्तिक वर्मा है। देखिए, अब चूंकि इनका संबंध यूपी से है, तो हमारे एग्जाम यूपीपीसीएस और आरओ के लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। कार्तिक वर्मा जलवायु कार्रवाई और बाल अधिकारों की वकालत के हिमायती हैं। वहीं असम के नाहिद आफरीन ये मानसिक स्वास्थ्य और बचपन के विकास के बारे में जागरूकता बढ़ा रही हैं। और तमिलनाडु की विनीशा उमाशंकर एक नवोदित प्रवर्तक हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। खास तौर से उत्तर प्रदेश का जो कार्तिक वर्मा है, जो 4 एडवोकेट्स के रूप में यूनिसेफ में शामिल हुए हैं, ये नाम आप ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं डिटेल में यूनिसेफ के बारे में। तो बता दें कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में यूनिसेफ के नाम से जानते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया था। पोलैंड के चिकित्सक लुडविग राशमन ने यूनिसेफ का गठन करने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। इसे बनाने का मुख्य उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में तबाह हुए देशों में बच्चों और माताओं को आपातकालीन स्थिति में भोजन और स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना था। 1950 में यूनिसेफ के दायरे को विकासशील देशों में बच्चों और महिलाओं की दीर्घकालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए विस्तारित किया गया था। 1953 में यह संयुक्त राष्ट्र का एक स्थायी हिस्सा बन गया। ये आप ध्यान रखेंगे, अगर स्टेटमेंट वाला प्रश्न बनाना होगा तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हो सकता है। अब इसका नाम संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है, किंतु मूल संक्षिप्त नाम जो है यूनिसेफ के नाम से जाना जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है MQ-9B प्रेडेटर। ये क्या है और इससे रिलेटेड क्या न्यूज थी? तो न्यूज ये है कि भारत संयुक्त राज्य अमेरिका से MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन खरीदेगा, जिन्हें 2 राज्यों तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में रखा जाएगा। तो ये ड्रोन है MQ-9B प्रेडेटर, ये आप ध्यान रखेंगे, जो कि अमेरिका से भारत खरीद रहा है और तमिलनाडु और यूपी में इसे रखा जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे यूपी का जिक्र हो रहा है, तो ये टॉपिक हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बता दें कि यह एक उच्च ऊंचाई, लंबे समय तक सहन करने वाला सशस्त्र मानव रहित हवाई वाहन है, जो दूर से नियंत्रित या स्वायत्त उड़ान संचालन में सक्षम है। संयुक्त राज्य अमेरिका इन ड्रोनों का उपयोग निगरानी, खुफिया जानकारी जुटाने और हवाई हमलों के लिए करता है। यह 5670 किलोग्राम तक के वजन ले जा सकता है और 40,000 फीट से की अधिक ऊंचाई पर यह
काम कर सकता है, ये भी आप ध्यान रखे रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं मंकी पॉक्स की कि मंकी पॉक्स से रिलेटेड क्या न्यूज है। तो न्यूज ये है कि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में डीआरसी के नाम से जानते हैं, ने हाल ही में पूरे देश में एम पॉक्स, जिसे पहले मंकी पॉक्स के नाम से जाना जाता था, के प्रकोप को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। अब चूंकि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में आपातकाल लगा है मंकी पॉक्स के कारण, तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की हम मैपिंग भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम मंकी पॉक्स के बारे में जान लेते हैं। यह एक वायरल जूनोटिक बीमारी है जो एम पॉक्स वायरस के कारण होती है, जो आर्थ्रोपॉक्स वायरस जीनस का एक सदस्य है, जिनमें वेरियोल वायरस जो चेचक का कारण बनता है और वैक्सीनिया वायरस, जिसका उपयोग चेचक के टीके में किया जाता है, शामिल है। इस संक्रमण की खोज पहली बार 1958 में अनुसंधान के लिए रखी गई बंदरों की बस्तियों में चेचक जैसी बीमारी के 2 प्रकोप के बाद हुई थी, जिसके कारण इसे मंकी पॉक्स नाम दिया गया। यह एक जूनोसिस है, अर्थात एक ऐसी बीमारी जो संक्रमित जानवरों से मनुष्य में फैलती है, यानी कि मानव से मानव ये संचरण करती है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब जब बात यहाँ पे डीआरसी की हो रही थी, यानी कि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की हो रही थी, तो उसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये अफ्रीकी कंटिनेंट का एक देश है और अफ्रीकी कंटिनेंट हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बता दें कि डीआरसी जो है अफ्रीका का दूसरा और विश्व का 11वां सबसे बड़ा देश है। इसकी एक छोटी सी तटरेखा अटलांटिक महासागर के साथ लगती है। ये आपका जो देख रहे होंगे, ये अटलांटिक महासागर है जो इसकी तटरेखा से लगती है। डीआरसी के उत्तर में मध्य अफ्रीकी गणराज्य और दक्षिण में सूडान स्थित है, ठीक है, तथा साथ ही इसके पूर्व में युगांडा, रवांडा, बुरुंडी और तंजानिया, और दक्षिण पूर्व में जाम्बिया और दक्षिण पश्चिम में अंगोला स्थित है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। डीआरसी की राजधानी किंशासा है, ये आप ध्यान रखें, जो कांगो नदी के तट पे स्थित है। देखिए राजधानी और वो किस नदी के तट पे है, यहां से प्रश्न बनते हैं, तो आप इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट करते चलिएगा। यह अफ्रीका की एकमात्र नदी है जो 2 बार भूमध्य रेखा से होकर गुजरती है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। कटंगा पठार एक समृद्ध खनन क्षेत्र है, जिससे कोबाल्ट, तांबा, टिन, रेडियम, यूरेनियम और हीरे की आपूर्ति की जाती है। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे डिटेल में इस मैप को देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ लेख हैं जो कि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य से रिलेटेड हैं और हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी हैं। जैसे लेक एल्बर्ट, पहले तो मैं बता दूं कि लेक एल्बर्ट हो गया, लेक एडवर्ड हो गया, लेक किवू हो गया, लेक तंग्यानिका हो गया, लेक मवेरू हो गया, ठीक है। तो इनका जो है नॉर्थ से साउथ का क्रम, ये आप कहीं जहां पे भी बैठ के पढ़ते हैं उसको आप लगा लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है और किसी न किसी एग्जाम में पहले भी पूछा गया है, मुझे ध्यान आ रहा है, एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो लेक एल्बर्ट जो है वो कांगो और युगांडा, ये इसके साथ सीमा साझा करता है, ये आप ध्यान रखेंगे। और लेक एडवर्ड जो है ये भी आपका कांगो और युगांडा से सीमा साझा करता है, और इन्हीं के बीच में माउंट स्टैनली है जो कि आपका कांगो गणतांत्रिक जो है लोकतांत्रिक गणराज्य में स्थित है। उसके बाद लेक क्यू के बारे में बात करें तो लेक क्यू जो है वो कांगो और साथ ही जो है आपका रवांडा, इसके साथ सीमा साझा करता है। लेक तंग्यानिका जो है बता दें कि ये रूस के बाद, रूस में जो आपका बैकाल रिवर वो जो है झील है, ठीक है, बैकाल झील के बाद ये दूसरे सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, इसको आप ध्यान रखेंगे। और ये 4 देश के साथ सीमा साझा करता है। लेक तंग्यानिका बहुत बड़ी झील है, ये 4 देशों के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन से? एक तो आपका हो गया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ठीक है, उसके बाद हो गया आपका बुरुंडी, फिर आपको हो गया तंजानिया, और उसके बाद हो गया आपका जाम्बिया। ये 4 देश के साथ जो है सीमा साझा करता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। लेक मवेरू जो है ये आपका कांगो और जाम्बिया के साथ सीमा साझा करता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट होगा। अब चूंकि अच्छा इसको हम थोड़ा साफ तरीके से देख लें तो ये देखिए लेक एल्बर्ट है, उसके बाद लेक एडवर्ड है, लेक क्यू है, लेक तंग्यानिका है और लेक मवेरू है। इनका क्रम आप याद रखिएगा एग्जाम के पॉइंट
पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। वहीं जो आपका लेक विक्टोरिया है ये केनिया, युगांडा और तंजानिया इनके साथ सीमा साझा करता है। लेक तुर्काना जिसके बारे में हमने अभी कुछ दिन पहले पढ़ा था कि ये इथियोपिया और केनिया के साथ सीमा साझा करता है। लेक रुकवा जो है ये पूरी तरीके से जो है आपका तंजानिया में स्थित है, इसको आप ध्यान रखेंगे। वहीं साथ ही आप इसके दक्षिण में देखेंगे तो लेक मलावी आएगा, जो कि मलावी आपका तंजानिया और मोजाम्बिक इनके साथ सीमा साझा करता है। तो ये जितने भी लेक हैं, झील हैं अफ्रीकी कंटिनेंट के, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ये आप ध्यान रखे रहिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कांगो नदी के बारे में, जैसा कि अभी हमने पढ़ा। तो सबसे पहले ये भूमध्य रेखा को 2 बार क्रॉस करती है, ये आप ध्यान रखे रहिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। ये आपका कांगो रिवर है, ये जो पूरा जा रहा है ये आपका कांगो रिवर है, ठीक है। ये पूरा यहां से यहां पे है। नील नदी के बाद ये जो है अफ्रीकी महाद्वीप का दूसरी सबसे लंबी नदी है, ये आप ध्यान रखेंगे। और आयतन की बात करें तो अमेजन नदी के बाद जो है ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जो है आयतन के हिसाब से ये कांगो रिवर जो है दूसरी बड़ी नदी है। और कांगो रिवर जब जो है भूमध्य रेखा को 2 बार काट लेती है तो 2 जो है वाटरफॉल बनाती है। कौन कौन सी एग्जाम में पूछा भी गया है, एक तो आपका स्टैनली, ठीक है, और दूसरा जो वाटरफॉल बनाती है वो बनाती है लिविंग वाटरफॉल। ये एग्जाम में पूछा गया है, इसको आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा कि कांगो रिवर पे ही ये स्टैनली और लिविंग ये दोनों जलप्रपात स्थित हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जिसका नाम है बैटिलिप्स चंद्रायणी। ये न्यूज में क्यों बना हुआ था, ये साइंस एंड टेक का पोर्शन कवर करेगा। तो न्यूज ये है कि हाल ही में तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट से खोजी गई समुद्री टार्डिग्रेड की नई प्रजाति को चंद्रयान 3 के बाद बैटिलिप्स चंद्रायणी नाम दिया गया है। ये सिंपल सी न्यूज थी। अब बता दें कि टार्डिग्रेड क्या है। टार्डिग्रेड एक जल में रहने वाला 8 टांगों वाला सूक्ष्म प्राणी है। यह आकार में अन्य टार्डिग्रेड के समान है। इसकी लंबाई 0.15 मिलीमीटर और चौड़ाई 0.04 मिलीमीटर तक होती है। टार्डिग्रेड को आमतौर पर जल भालू के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। टार्डिग्रेड अत्यधिक पर्यावरणीय परिस्थितियों में असाधारण लचीलेपन और जीवित रहने की क्षमताओं के लिए जाना जाता है। तो बैटिलिप्स चंद्रायणी क्या है, एक टार्डिग्रेड है, ये आप ध्यान रखेंगे, समुद्री टार्डिग्रेड। अब आगे बात करते हैं घाना के बारे में कि घाना जो है न्यूज में क्यों बना हुआ था, और यहां से भी हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन जनरेट कर सकते हैं। तो देखिए सिंपल सी न्यूज थी। न्यूज ये है कि भारत और घाना दोनों देशों के बीच तत्काल और लागत प्रभावी फंड ट्रांसफर की सुविधा के लिए अपनी भुगतान प्रणाली यूपीआई और गिप्स का फुल फॉर्म है द घाना इंटर बैंक पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम को एकीकृत करने के लिए ये दोनों देश जो है तैयार हो गए हैं। अब बता दें कि दोनों पक्ष 6 महीने की अवधि के भीतर घाना इंटर बैंक भुगतान और निपटान प्रणाली पर राष्ट्रीय भुगतान निगम के एकीकृत भुगतान इंटरफेस के संचालन की दिशा में तेजी से काम करने पर सहमत हो गए हैं। भारत और घाना के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2022-23 में बढ़कर $2.87 बिलियन का हो गया है, जिसमें घाना का निर्यात सोना, कोको, काजू और लकड़ी के उत्पाद शामिल हैं, जबकि भारत फार्मास्यूटिकल, कृषि मशीनरी और अन्य वस्तुओं का आयात करता है। अब घाना जो है न्यूज में बना हुआ था, तो घाना से जो एक इंपॉर्टेंट यहां से मैंने पॉइंट ढूंढा है वो ये है कि आपका वोल्टा नदी जो है ये जो है आपका बुर्किना फासो से शुरू होती है और ये घाना में प्रवेश करती है। और ये घाना में प्रवेश करने से पहले ये 3 जो है भागों में विभाजित हो जाती है, एक व्हाइट वोल्टा, एक ब्लैक वोल्टा और एक रेड वोल्टा। ठीक है, रेड वोल्टा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। और इसी वोल्टा नदी पे जो है आकोसोम्बो बांध है। कौन सा बांध है, एक है बांध आकोसोम्बो। ये बांध किस पे है, वोल्टा नदी पे है। ये आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा बांध है जो कि आपका जो है कहां पे, घाना में स्थित है। ठीक है, अब घाना में आप देखेंगे तो इसके नॉर्थ साइड में जो है बुर्किना फासो है, ये भी एक अफ्रीकी कंटिनेंट का देश है जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। साथ ही बता दें कि घाना की जो राजधानी है वो अक्रा है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। घाना के आप ईस्ट साइड में देखेंगे तो टोगो है, और जो ये आपकी वोल्टा नदी है, वोल्टा नदी जो है गल्फ ऑफ गिनी में जाके मिल जाती है, और यहीं पे एक वोल्टा लेक भी है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। तो ये रहा आपका पूरा
घाना न्यूज में क्यों था, उसके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी। तो आपने जो है आज के करंट अफेयर में बहुत ही इंपॉर्टेंट मैपिंग भी किया है, साथ ही जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और उससे रिलेट करके कैसे क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं, इसके बारे में भी आपने यहाँ पे रिवीजन कर लिया है। अगर सेशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगा हो तो आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। साथ ही अगर आपने जो वीकली हमारा टेस्ट है उसको सॉल्व नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग जाके उसको जरूर सॉल्व करें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां पे करवाए गए हैं। और अभी एग्जाम का समय नहीं पता है किसी को भी, ठीक है, सब केवल कयास लगा रहे हैं जब तक आयोग कोई भी नोटिस जारी न कर दे। वैसे तो आयोग ने आरओ का भी नोटिस, निरस्तीकरण का नोटिस जारी नहीं किया है, लेकिन चूंकि आरओ के निरस्तीकरण की बात स्वयं जो है मुख्यमंत्री जी के ट्विटर हैंडल से आई है, तो उसके लिए आप एकदम निश्चिंत रहिए। तो जब तक आयोग सुनिश्चित न कर दे तब तक आप जो है कोई भी मतलब कि एग्जाम की डेट को एकदम फिक्स मत मानिए, क्योंकि आयोग जो है वही करता धरता है, वो जो बोलेगा वही होगा, न कि कोई अन्य सदस्य जो कोई बोलते हैं उसके हिसाब से जो है आयोग चलता नहीं है बिल्कुल। साथ ही अपने नोट्स जो है करंट अफेयर के आप डेली बनाते रहिए। चलिए, अगर जो है सेशन इंपॉर्टेंट लगा हो तो आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर किया करें। चलिए मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।